नेशन न्यूज में एक सवाल सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई है बड़े पैमाने पर धांधली। जी हां, ये सवाल इसलिए है क्योंकि नादिया जिले के कृष्णगंज इलाके से जो तस्वीर सामने आई है वो कुछ यही सवाल इंगित कर रही है। काउंटिंग सेंटर में एक शख्स दनादन बैलेट पेपर पर मोहर लगा रहा है। आखिर कौन है ये शख्स और आखिर बीच काउंटिंग में मोहर लगाने की जरूरत क्या पड़ जाती है। केंद्र में मतगणना अधिकारी भी खड़े हैं और मानो सरेआम लूट मची हो। बीच बीच में शख्स, इसका एक मौजूदा साथी, मीडिया वालों को धमका रहा है कि वो इसका वीडियो ना बनाए। जरा देखिए किस तरह से एक एक कर ये अपनी मर्जी से मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, लेकिन सबके हक के। पश्चिम बंगाल के निकाय चुनाव में ये तस्वीरें कई सवाल उठा रही हैं। देश में बैलेट से चुनाव की मांग करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ तो सरेआम बैलेट में वोट की लूट मची हुई है। तो दूसरी ओर बीरभूम में काउंटिंग के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आज भड़ गए। नौबत मारपीट तक जा पहुंची तो पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। चुनाव के नतीजों में एक बार फिर ममता बनर्जी विरोधियों पर भारी पड़ी है। टीएमसी कार्यकर्ता झूम रहे हैं, लेकिन नादिया जिले से आई तस्वीर मानो जश्न को फीका बना रही है कि किस तरह से आप अपनी मनपसंद के कैंडिडेट के लिए बैलेट लूट रहे हैं, अपनी पसंद की मोहर लगा रहे हैं, वो भी काउंटिंग के दौरान। तो ऐसी जीत को लेकर संशय होना, सवाल उठना लाजमी हो जाता है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल में राजनीति 90 के दशक की ओर एक बार फिर से लौट आई है। क्या हिंसा बंगाल की राजनीति का चरित्र बन चुकी है। और उससे भी बड़ी बात, आखिर ममता बनर्जी की सरकार चुनाव में हिंसा रोकने में हर बार नाकाम साबित कैसे हो जाती है। कि या छूट देती है अपने कार्यकर्ताओं को हुड़दंग करने की। क्या हिंसा को राजनीतिक दलों की मंजूरी मिल चुकी है। क्या लाठी और बंदूक के बल पर होगा अब बैलेट का फैसला। आचार संहिता लागू करवाने में क्यों नाकाम रहता है चुनाव आयोग। चुनाव लड़ने के नागरिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी आखिर देगा कौन। वोटर्स को मनपसंद उम्मीदवार चुनने के लिए आखिर सुरक्षा देगा कौन, अगर यूं बंदूक और डंडे के सहारे बैलेट बिकता हो। पश्चिम बंगाल में अगर सवाल उठ रहे हैं तो सवाल कर्नाटक में भी उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं नतीजे आने के बाद सरकार बनाने के तरीके को लेकर। कर्नाटक में चुनाव नतीजे आने के 48 घंटे बाद सीएम के तौर पर येदियुरप्पा ने शपथ तो ले ली, लेकिन दिल्ली से दक्षिण तक घमासान मच गया। 4 तस्वीरें देखिए किस तरह कर्नाटक पर सियासी युद्ध छिड़ा है। एक और येदियुरप्पा की ताजपोशी हुई तो वहीं कांग्रेस विधायक धरने पर बैठ गए, जिसमें पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा भी शामिल हैं। वहीं बहुमत की कोशिशों में लगी बीजेपी को बड़ा झटका तब लगा जब 2 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के धरने में नजर आ गए। इन सबके बीच सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां कल 10 बजे सुनवाई होगी। और टिकी है नजर इस बात पर भी कि आखिर वो कौन से विधायक होंगे जिनकी सूची सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी बीजेपी के इनका समर्थक उन्हें हासिल है। तो गुजरात से लेकर कर्नाटक के चुनावों में पाकिस्तान का जिक्र कई बार उछला, लेकिन नतीजों के 2 दिन बाद पहली बार राहुल गांधी लोगों से मुखातिब हुए तो उन्होंने बीजेपी को घेरने के लिए पाकिस्तान का ही दांव चला। लेकिन उनके तर्कश से जो तीर निकला वो गले की हड्डी बनता दिख रहा है। पाकिस्तान में हुआ, अफ्रीका के अलग अलग देशों में हुआ, कभी कोई जनरल आ जाता है, प्रेस को, कोर्ट्स को दबा देता है, मगर हिंदुस्तान में 70 सालों में पहली बार हुआ। कर्नाटक पर मचे घमासान पर राहुल गांधी ने खामोशी तोड़ी और बीजेपी पर इस अंदाज में टूट पड़े। मौका छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वराज ग्राम सम्मेलन का था। कांग्रेस का मंच और पार्टी अध्यक्ष के निशाने पर बीजेपी, लेकिन उनके तर्कश से तीर निकला तो सरहद पार तक चला गया। राहुल ने इल्जाम जड़ा कि पाकिस्तान के तानाशाही तरीके से यहाँ के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। तो ये पूरे देश में जो डर फैल रहा है, इसका कारण क्या है? ये कौन फैला रहा है और कौन सी शक्तियां इस डर का फायदा उठा रही हैं? यूं तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कर्नाटक की गद्दी पर रार तेज है। येदियुरप्पा की ताजपोशी के बाद सियासी जंग देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस नूरा कुश्ती में हिंदुस्तान की पाकिस्तान या फिर किसी अफ्रीकी देश से तुलना करना बीजेपी को अखर गया। लिहाजा पार्टी ने पलटवार करने में देर नहीं की। राष्ट्रपति शासन किसने लगाया? भाजपा की कई सरकारों को गैर संवैधानिक रूप से किसने डिसमिस किया? ये सभी जानते हैं। चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो बाकी संस्थाएं हो, सबके साथ खिलवाड़ करना। देखिए, राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनके अंदर एक विरासत का अहंकार है। इतिहास गवाह है कि
कि पाकिस्तान में कैसे जमहूरियत को फौजी बूटों के तले रौंद दिया गया, हुकूमत पर पहरा बैठा दिया गया। सरहद पार के उस खौफ को राहुल गांधी ने भारत से जोड़ा तो कईयों को हमलावर होने का मौका मिल गया। टीम न्यूज़ नेशन। बहरहाल जबान पर संग्राम है, लेकिन इसकी शुरुआत कल से ही हो गई थी। राज्यपाल ने बीजेपी को न्योता दिया और हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का आधी रात को दरवाजा खटखटाया और अब पूरी रात सबसे बड़ी अदालत में मंथन होता रहा। हालांकि कांग्रेस शपथ रोकवाने में नाकाम रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि शपथ रोकने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। कर्नाटक में सरकार पर संग्राम, सस्पेंस, ड्रामा और सियासी रस्साकशी। यूं तो सरकार गठन के फैसले दिन के उजाले या फिर ढलती शाम के दरमियान हो जाते हैं, लेकिन कर्नाटक का मामला खास है, लिहाजा फैसला भी रात की खामोशी में हुआ। घटनाक्रम पर नजर डालें तो जब बुधवार रात 9:30 बजे येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता मिला, इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस और जेडीएस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। रात 11:47 कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास याचिका दाखिल की। रात 12:25 चीफ जस्टिस के घर पहुंचे रजिस्ट्रार। रात 12:45 सीजीआई ने 3 जजों की बेंच बनाई। रात 1:50 सुप्रीम कोर्ट का ताला खोला गया। 2015 में याकूब मेमन की फांसी के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आधी रात के बाद यानी 2:10 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस और जेडीएस का पक्ष रखा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बीजेपी के पास 104 विधायकों का समर्थन है और राज्यपाल ने येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता दिया। ये पूरी तरह असंवैधानिक है। ये कभी नहीं सुना गया कि 104 सीटें हासिल करने वाली पार्टी को 112 सीटों का बहुमत साबित करने का 15 दिन का वक्त दिया जाए। पहले ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट 48 घंटे का ही वक्त देता था। गोवा मामले का हवाला देते हुए सिंघवी ने कहा कि गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, फिर भी हमें सरकार बनाने से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी के सरकार बनाने को सही ठहराया था। कोर्ट ने सिंघवी से पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को किसी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देने से रोक सकता है। इस पर सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये किया। बीजेपी की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। मुकुल रोहतगी ने कहा, इस मामले में देर रात सुनवाई जरूरी नहीं है। अगर कोई शपथ ले लेता है तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केवल याकूब मेनन के मामले में सुनवाई की थी, क्योंकि वो फांसी दिए जाने का मामला था। आपको क्या मालूम विधायक है कि नहीं है? ये विधायक है या नहीं है, ये असेंबली के फ्लोर पे ही पता चलेगा, ना गवर्नर के घर में और ना मुख्यमंत्री के घर में। आधी रात के बाद शुरू हुई सुनवाई पर सुबह 4:20 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के फैसले पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सिंघवी जी ने, मनु सिंघवी जी ने बहस की थी, सभी बातें सुनी है उनकी और सब माने हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जो 15 मई का है लेटर, वो बड़ा क्रूशल है, जो राज्यपाल को इन्होंने दिया था क्लेम करने के लिए येदियुरप्पा जी ने। क्या आपने क्या लिखा उसमें? वैसे शुक्रवार सुबह 10:30 बजे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। टीम न्यूज़ नेशन। धरना हुआ, ड्रामा हुआ, आरोप प्रत्यारोप, खरीद फरोख्त, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, सब कुछ हुआ, लेकिन सवाल ये कि वो जादुई आंकड़ा बीजेपी को मिलेगा तो मिलेगा कैसे? क्या कुछ विकल्प होते हैं, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। बहुमत के लिए चाहिए 112, 222 सदस्यों की इस विधानसभा में। बीजेपी के पास है 104, यहाँ पर कांग्रेस के पास 78 विधायकों का समर्थन हासिल है, जेडीएस के पास 38 और यहाँ पर निर्दलीय में अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट 1 और केपीजेपी का 1 विधायक है। बहुमत की अग्नि परीक्षा किस तरह से पूरी होगी, जरा हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। 112 का ये जादुई आंकड़ा कैसे होगा? कुमारस्वामी 2 जगह से जीते हैं, तो ऐसे में एक ही वोट उनका काउंट होगा, तो बहुमत की ये फिगर जो है घटकर रह जाती है 111, यानी कि अब 112 नहीं 111 सीट चाहिए बहुमत के लिए। पहला विकल्प, बीजेपी के पास 104 खुद के विधायक हैं, बहुमत के लिए चाहिए 111। कांग्रेस के पास 78 है, जेडीएस के पास 38। अगर 14 एमएलए गैर हाजिर हो जाते हैं तो 207 स्ट्रेंथ रह जाती है हाउस की और बहुमत के लिए आंकड़ा हो जाता है 104, जो कि बीजेपी के खुद के अकेले के दम पर हासिल हो सकता है। लेकिन 14 एमएलए गैर हाजिर होना यह आसान काम नहीं है। विकल्प 2,
बीजेपी के पास है खुद के 104, बहुमत का जादुई आंकड़ा है 111। तो ऐसे में अगर एक इंडिपेंडेंट उनके साथ आ जाता है तो एक, और केपीजेपी का जो एक इकलौता विधायक है अगर वो भी साथ आ जाता है तो 106 हो जाएगी बीजेपी की कुल संख्या। हालांकि आज ये दोनों विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के पास है 78, जेडीएस के पास है 38। तो कुल अगर इसमें से 11 एमएलए गैर हाजिर होते हैं तो 210 रह जाएगी हाउस की संख्या, और बहुमत का आंकड़ा 106 होगा, जो कि बीजेपी के लिए पार करना बहुत आसान हो जाता है। यानी कि एक बड़ी तादाद में एमएलए का गैर हाजिर होना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि लिंगायत के मुद्दे पर, पर्सनल रेपो के मुद्दे पर, और जो कहा जाता है साम दाम दंड भेद, तो आर शंकर और कांग्रेस के जेडीएस के लिंगायत एमएलए पर नजर है, उनसे लगातार बातचीत जारी है। कांग्रेस में 17 लिंगायत एमएलए हैं और लिंगायत किसी और को अपना मुख्यमंत्री स्वीकार करें कुमारस्वामी को, ये फैक्टर जो है यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जेडीएस में 5 लिंगायत एमएलए हैं, तो यहाँ पर इस मुद्दे को हवा देकर शायद एक टूट करने में बीजेपी कामयाब हो। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसे रैकेट का भांडाफोड़ किया है जो ड्रग सप्लाई के पैसों से नक्सलियों और उग्रवादियों की मदद कर रहा था। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से ड्रग, नक्सल और आतंक का ये नेक्सस चल रहा था, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। नशा कराओ, आतंक फैलाओ, दिल्ली के रगों में जहर घोलने की साजिश, युवाओं को नशे के अंधे कुएं में धकेल देने का खौफनाक प्लान। नक्सलियों और उग्रवादियों के इस मोहरे को पहचान लीजिए, नाम है जितेंद्र। दिल्ली पुलिस ने जब इस शातिर को पकड़ा तो उसके खुलासे ने होश उड़ा दिए। 5 किलो ड्रग्स के साथ दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इसका इरादा दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में ड्रग्स की सप्लाई करने का था। कुछ लोगों की डिमांड पर साउथ और वेस्ट दिल्ली में ड्रग्स सप्लाई करने की तैयारी की गई थी और इससे मिलने वाली रकम जानी थी नक्सलियों और उग्रवादियों के पास। इसमें जितेंद्र है, ये एक कैरियर की तरह है जो छतरा से लेके आया था और यहाँ पर शकील और इरशाद को इसने सप्लाई करनी थी। जितेंद्र को झारखंड के छतरा के 2 व्यक्ति हैं जो हमारे अभी टारगेट पर हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, नाम नहीं बताऊंगा, उनके लिए काम करता था और उन लोगों ने इसको दिया था ये सामान कि आपको दिल्ली के अंदर इस व्यक्ति को सप्लाई करना है। पुलिस का कहना है कि जितेंद्र मणिपुर, झारखंड में रहकर अफीम की बड़ी खेप म्यांमार से मंगवाता, फिर मणिपुर में इसे हेरोइन में बदलकर दिल्ली भेज दिया जाता और यहाँ से मिले पैसे नक्सलियों और उग्रवादियों तक पहुँच जाते। दिल्ली से रिजवान आरिफ के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर जून की कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में क्राइम व्यू। यूपी के झांसी में मेडिकल कॉलेज कैंपस में मर्डर से सनसनी। फैमिली क्वार्टर में कर्मचारी की पत्नी का मिला शव, दिन दहाड़े हत्या कर लूटपाट का है शक। यूपी के हरदोई में पुलिस के शिकंजे में आए शातिर आरोपी 14 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म और हत्या की कोशिश का आरोप कई मामलों में था वांटेड। आगरा में मामूली विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प, मारपीट के बाद फायरिंग में 2 लोग जख्मी, पुलिस ने दर्ज किया केस। लखनऊ के गोमती नगर में तंत्र मंत्र के शक में युवक को गोली मारी, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी को शक था कि घायल युवक उसके ऊपर करा रहा था जादू टोना। बाबा केदारनाथ धाम में हेली कंपनियों के टिकट में एजेंट्स का फर्जीवाड़ा, कई यात्रियों से ठगी के आरोप में 2 गिरफ्तार, नेटवर्क की जांच में जुटी उत्तराखंड पुलिस। और बिहार के औरंगाबाद में हादसे के बाद हंगामा मच गया। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और जब पुलिस उन्हें रोकने के लिए पहुंची, उन्हें हटाना चाहा तो ये लोग उग्र हो गए। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया और बाद में पथराव शुरू किया। और यही नहीं, आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने हवा में फायरिंग की और वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी बुलाना पड़ गया था। और आज वर्ल्ड टेलीकॉम डे है। दुनिया इस दिन को याद कर रही है जब दूरसंचार की शुरुआत हुई। देखते ही देखते सबकी जरूरत बन गया और अब मोबाइल के बिना, डेटा के बिना जिंदगी नामुमकिन सी लगती है। लेकिन हिंदुस्तान में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाला हर शख्स कॉल ड्रॉप की समस्या से परेशान है। कॉल ड्रॉप पर TRAI ने 2015 में सख्त रुख अपनाया। हर कॉल ड्रॉप पर
कस्टमर को ₹1 का भुगतान करने का आदेश दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। जानकारों की माने तो कॉल ड्रॉप के लिए ऑपरेटर जिम्मेदार हैं। दिल्ली में कुछ दिन पहले करीब 566 टावर सील कर दिए गए और तभी से कॉल ड्रॉप की स्थिति लगातार गंभीर होने लगी। फिलहाल दिल्ली में 11,500 मोबाइल टावर लगे हुए हैं, जबकि अभी 1150 और टावर्स की जरूरत है। बीच में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी जब से इन्होंने 3G सर्विसेज शुरू की थी 2015 में। 2016 में भी काफ़ी पीक पे थी, उसके बाद थोड़ी सी कम हुई है ये कॉल ड्रॉप की समस्या पर। लेकिन इन्होंने डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने शुरू कर दिए हैं। अब वो बोलने अनाउंसमेंट्स आने शुरू कर दिए हैं कि आपका नेटवर्क बिजी है, दोबारा से कीजिए, नेटवर्क बिजी है, दोबारा से कीजिए। डिफरेंट मेथड्स इन्होंने यूज़ करने शुरू कर दिए हैं। क्या वो चीज़ें काउंट हो रही हैं ट्राई की मेजरमेंट्स रिपोर्ट में, वो देखने की बात है। जो प्रैक्टिकल समस्या है, जो कंज्यूमर्स फेस कर रहा है, वो जस की तस है। तो वर्ल्ड टेलीकॉम डे पर यह जानकारी आपके लिए जरूरी थी कि नियम कायदे सिर्फ कागजों तक रहते हैं, कॉल भी ड्रॉप होती है, नेट भी 4G की स्पीड बोल के कितना आता है ये हम सबको मालूम है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, खेल के मैदान की क्या कुछ खबरें हैं देखते हैं स्पोर्ट्स व्यू। फुटबॉल की तरह क्रिकेट में भी मैच के बाद हुई जर्सी की अदला बदली। पंजाब और मुंबई के मैच के बाद लोकेश राहुल ने मुंबई और हार्दिक पांड्या ने पंजाब की जर्सी पहनी। राहुल ने कहा, फुटबॉल की तरह क्रिकेट में भी इस परंपरा को शुरू कर देना चाहिए। विराट कोहली ने अपनी दाढ़ी को लेकर दिया बड़ा बयान। कोहली ने कहा, मुझे अपनी दाढ़ी से है बेहद प्यार और इसे वो किसी भी कीमत पर नहीं कटवाएंगे। टेस्ट क्रिकेट में टॉस को खत्म करने की तैयारी में आईसीसी। 28 और 29 मई को आईसीसी क्रिकेट कमेटी की बैठक में टेस्ट क्रिकेट से टॉस को खत्म करने पर चर्चा होगी। क्रिकेट वर्ल्ड में 1877 से टॉस का सिक्का उछाला जा रहा है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में बनाई जगह। मलेशिया को 3-2 से हराकर भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंची। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली फोगट सिस्टर्स पर रेसलिंग फेडरेशन की कड़ी कार्रवाई। ट्रेनिंग कैंप में नहीं आने की वजह से गीता, बबीता, संगीता और ऋतु फोगट को एशियन गेम्स कैंप से बाहर किया गया। और अब एक नजर डाल लेते हैं दुनिया में क्या कुछ हलचल है वर्ल्ड व्यू में। सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन का एक वीडियो जारी किया। दमिश्क के कई इलाकों में आर्मी टैंक्स, ट्रूप्स के मूवमेंट और ऑपरेशन को दिखाया गया है। दावा किया गया कि ये इलाका आईएसआईएस के चंगुल में था। रूस के बाद अमेरिका ने दिखाई मिसाइल की ताकत। अमेरिका ने हेलिफायर मिसाइल को किया लॉन्च। नेवी चीफ ने कहा, बढ़ेगी फौज की ताकत। रूस के डिफेंस प्लान पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का बड़ा दावा। कहा, 2020 तक न्यूक्लियर हथियार से लैस हाइपरसोनिक मिसाइल लाने की तैयारी कर रहा है रूस। अमेरिका में टोर्नेडो के बाद कई इलाकों में भारी बारिश, लाखों लोगों पर बढ़ा संकट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई इलाकों में बिजली कटौती से बिगड़े हालात। लद्दाख की वादियों में उनके हुनर की कई कामयाबियां दर्ज हैं। यहाँ का भूगोल और मौसम बाकी पहाड़ी इलाकों से थोड़ा जुदा है। चीन बॉर्डर से सटा इलाका सामरिक नजरिए से भी खासा महत्वपूर्ण है। अब भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन में रहने वाले वांगचुक की मदद ले रही है ताकि बेहद ठंडे रेगिस्तानी इलाके में सीमा के पास बंकर बनाने और उन्हें गर्म रखने का खर्च घटाया जा सके। 80,000 के तकरीबन सैनिकों को गर्म रखना हो तो कितने हजारों लीटर तेल जलाएंगे, और ये तेल हम अपने देश में नहीं बल्कि अरब से डॉलर्स में लाते हैं, तो इसकी बचत होगी। और पैसे हमारे पास हो भी तो उस धुएं का क्या करें जो कि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सेना वांगचुक के एक प्रोजेक्ट की फंडिंग कर रही है जिसके तहत प्री फैब्रिकेटेड सोलर हीटेड टेंट बनाए जाएंगे और इन्हें मिट्टी से बनाया जाएगा। आर्मी ने आने वाले 1 दशक में इस ठंडे सरहदी इलाके में ऐसे कम से कम 10,000 स्ट्रक्चर्स की जरूरत जताई है। आर्मी की ज़रूरत तो दसियों हज़ारों शेल्टर्स की है पूरे हिमालय में, J&K में, और हमारे ज़्यादातर सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वो ठंडे इलाके हैं, मगर ठंड के साथ साथ धूप दुनिया में सबसे ज़्यादा यहीं पड़ती है। तो हमें जिस जगह पे धूप की ऊर्जा दुनिया में सबसे ज़्यादा पड़ती हो उसे फिर तेल लाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इससे हमारी फौज एक तरह से आज़ाद होगी। चीन बॉर्डर पर मुस्तैद सैनिकों के लिए वांगचुक का प्लान रक्षा कवच का काम करेगा। दिल्ली से दीपक रावत के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और आगे बढ़ते हैं, सिनेमा की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, बॉलीवुड से क्या खबर आ रही है, देखते हैं सिनेमा व्यू।
एक्ट्रेस दिशा पटनी अब बड़े पर्दे पर सलमान खान के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। दिशा को सलमान खान की अपकमिंग फिल्म भारत में लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन किया गया है। इसकी जानकारी खुद सलमान खान ने सोशल मीडिया पर दिशा की तस्वीर शेयर करते हुए दी है। सोनम कपूर के पति आनंद आहूजा ने अपने नाम के साथ सोनम कपूर का नाम जोड़ लिया है। बॉलीवुड में ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब किसी एक्ट्रेस के पति ने अपने नाम के आगे पत्नी का नाम जोड़ा है। इससे पहले शादी के बाद सोनम कपूर ने अपने नाम के साथ पति का नाम लगाया था, जिससे उनकी खूब आलोचना हुई थी। अब सोनम कपूर ने उन आलोचकों पर सवाल उठाया है। हाल ही में शादी के बाद दुबई हनीमून पर गए हिमेश रेशमिया अपनी पत्नी सोनिया संग मुंबई लौटे हैं। एयरपोर्ट पर हिमेश सोनिया के साथ कुछ इस अंदाज में नजर आए। इससे पहले दुबई से भी इस नवविवाहित जोड़े ने एक वीडियो पोस्ट किया था। सलमान खान की फिल्म रेस 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया। हालांकि इसे दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस ट्रेलर को खूब ट्रोल किया जा रहा है और उसको लेकर मेमे तक बनाए जा रहे हैं। तो सप्ताह के गलियारे से लेकर खेल के मैदान तक, राजनीति के हर हलचल से लेकर दुनिया की हर खबर तक आपने नेशन न्यूज़ में देखी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे।